हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जो कि बहुत धमाकेदार होने वाला है। कल लास्ट क्लास में हमने अपरिमेय संख्याओं को जो सीखा था और जी के बारे में, उससे आगे हम चलते हैं। कल हम जैसे अपरिमेय √2 एक अपरिमेय संख्या क्यों है, जो हमने सिद्ध किया था। आज हम बढ़िया तरीके से √3 क्यों एक अपरिमेय संख्या, उसको अच्छे तरीके से फोड़ेंगे और तोड़ेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं, उस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं √3 को कल की तरह। आज का क्लास इसलिए भी अच्छा होने वाला है क्योंकि आप देखिए एक चीज, आज की क्लास में √3 के साथ साथ हम इन अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करेंगे ना। उन अपरिमेय संख्याओं के आधार पर आज आप बोर्ड एग्जाम के, ये समझ लीजिए 3 नंबर आपके बहुत अच्छे से पक्के होने वाले हैं और इन 3 नंबर को एकदम बढ़िया तरीके से हम पक्के करेंगे। चलिए देखिए कैसे। सवाल है कि दर्शाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, यानी अपन को कहना है कि सो दैट √3 इज अ इर्रेशनल नंबर्स। तो एक लाइन जो हमने लास्ट क्लास में जो सीखी थी ना, कि कोई भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए हम जो मेथड अपनाते हैं उसे कहते हैं हम विरोधाभास मेथड, कंजप्शन मेथड कहा जाता है इसको। क्यों कंजप्शन कहते हैं? कि इसमें विरोधाभास उल्टा चलते हैं हम। उल्टा कैसे चलेंगे? जो दिया है उसके विपरीत मानेंगे हम। हमको सिद्ध क्या करना है कि एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम दूसरा सवाल आ गया, स्लाइड दूसरी हो गई, कहां से? ये रही। अब तो सही है। विरोधाभास क्यों? विरोधाभास विधि कहा जाता है उसको। क्यों कहा जाता? विरोधाभास विधि इसलिए कहते हैं उसको क्योंकि हम यहाँ पे अपरिमेय जो सिद्ध कर रहे हैं, उस अपरिमेय के उल्टा विरोध में हम मान लेते हैं कि हमने जो संख्या सिद्ध करनी है वो एक परिमेय संख्या है। इसको कंजप्शन मेथड कहा जाता है। देखिए कैसे करेंगे। मान लो इसके विपरीत हल। माना √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है। तो आपको पता होगा परिमेय संख्या, जब हमने शुरुआत का फर्स्ट लेक्चर अपना किया था उसमें हमने बताया था आपको कि परिमेय संख्या कोई भी हो उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में जब लिखा जा सकता है तो इसे भी हम लिख सकते हैं कि हम √3 को P/Q की जगह मैं लिख रहा हूं A/B के रूप में लिख सकते हैं, जहां A व B सह अभाज्य, और सह अभाज्य को पहले भी बता चुके हैं, इनको को प्राइम नंबर्स कहा जाता है। यानी कि A B इज अ को प्राइम नंबर्स। तो A और B सह अभाज्य संख्या है, अर्थात इनका एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आप समझिए इसका मतलब क्या है कि जब भी दो सहभाज्य संख्या होंगी तो उनका जो HCF आएगा वो 1 आएगा, यानी उनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो 1 होगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इनका जो कॉमन फैक्टर है वो कितना आएगा? 1 आएगा। कॉमन फैक्टर इनका 1 आएगा, तो हम इन्हें को प्राइम नंबर्स बोल देते हैं। तो अब हमने इसको जो कहा है उसी को उसी फॉर्म में लिख देते हैं कि √3 बराबर है A/B के। जब हम इसके रूप में लिख सकते हैं तो हमने इसको लिख दिया। अब आपको क्या करना होगा? दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अर्थात स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, कर दीजिए वर्ग। इधर हमने √3 का वर्ग किया, इधर हमने A/B का भी क्या कर दिया?
वर्ग कर दिया। किसी भी अंडरूट वाली संख्या पर जब वर्ग किया जाता है तो वर्ग से उसका अंडरूट हट जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो इससे इसका रूट हट जाएगा, मतलब क्या होता क्या है जी एक्चुअल में, कि मान लो अपन 2 पे घात 2 लिख रहे हैं, आप देखिए क्या लिखा जा रहा है, हमने लिखा 2 पे घात 2, तो इसका एक्चुअल में मतलब होता है 2 गुणा 2। इसी प्रकार इधर वर्ग लगा हुआ है कितने पर, अंडरूट 3 पर, तो इसको भी तो हमें 2 बार लिखना पड़ेगा ना, अंडरूट 3 गुणा अंडरूट 3। जितनी घात ऊपर लगी हुई है, डिग्री जितनी लिखी हुई है किसी भी नंबर पर, उसको उतने टाइम से हम लिख देते हैं। तो 2 डिग्री लगी हुई थी, इस पर 2 घात थी, तो हमने इसको कितनी बार लिख दिया, 2 बार। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, गुणा कर लीजिए आप, 3 का 3 से करो तो 3 3 का 9, और आपको पता है 9 का वर्गमूल 3 आता है। 9 का वर्गमूल कितना आता है, 3 आता है। तो इस प्रकार से जब किसी भी संख्या पर रूट लगा हुआ हो तो इस पूरा प्रोसेस उस रूट को हटाने का ये रहता है, उसका 2 बार मल्टीप्लिकेशन कीजिए, फिर उसका वर्गमूल लीजिए। इसकी अपेक्षा हम यहां से डायरेक्ट जो इस पर वर्ग लगा हुआ है, इससे इसको सीधे कह देते हैं, इसके वर्ग से इसका कैंसिल आउट हो जाता है रूट का। अगर किसी नंबर पर वर्ग लगा हुआ हो तो उससे उस रूट का जो लगा है उस संख्या पे, तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। इनको हम अलग अलग कर देते हैं, ए पे वर्ग बटे में बी पे वर्ग अपॉन, आप 1 मानिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ए वर्ग इक्वल 3b वर्ग। यहां से आपको क्या करना है, जैसे ही आप बी स्क्वायर बराबर निकालोगे तो ए स्क्वायर बटे 3 बराबर में आ जाएगा बी स्क्वायर। इसके लिए आपको एक प्रमेय याद रखनी है, प्रमेय 1.1, उसमें लिखा है अगर किसी संख्या का वर्ग किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइडेड है तो वो संख्या भी उसी नंबर से डिवाइडेड होगी। जैसे यहाँ पे देखो आप, ये ए वर्ग में 3 से भाग जा रहा है, तो बी वर्ग को आप यहाँ मान के चलिए कि ये इसका भागफल निकल रहा है, तो ये भागफल है 3 से ए स्क्वायर डिवाइड है, तो ये जो नंबर है ए संख्या कोई भी हो सकती है, वो भी 3 से डिवाइड हो गया। आप उदाहरण के तौर पर ये लेके चलिए कि जैसे कोई नंबर है 8, 8 का स्क्वायर कर लो, जैसे 64 है, और ये कितने का 8 का वर्ग है, और ये 4 से डिवाइड है, 8 का वर्ग यानी 64 4 से भाग जा रहा है, कितनी बार चला गया, 16 बार। तो ये नंबर जो है 8 वो भी 4 से भाग चला जाएगा 2 बार। इस आधार पर, इस एग्जाम्पल के आधार पर हम इसको लिखेंगे। यही कहानी जो हमने यहाँ बताई है कि किसी संख्या का वर्ग अगर किसी नंबर से विभाजित है तो वो संख्या भी उसी नंबर से विभाजित हो जाएगी। यह चीज किस प्रकार से वर्ग हटता है वो हमने बता दिया है। साथ ही साथ इसमें एक चीज और आप याद करके चलें, वो मैं इधर बता देता हूं आपको, 1 मिनट, इसको हटा देते हैं पहले। देखिए आप क्या करना है आपको, जैसे कहीं भी लिखा हुआ है रूट में 4, तो आपने इसके 2 आंसर सुने होंगे, एक ये या फिर ये। आपको याद रखना है 2 अलग अलग चीजें होती हैं। अगर किसी संख्या पे वर्ग लगाओ फिर उसका वर्गमूल लिया जाता है तो वो हमेशा प्लस माइनस में आएगा, लेकिन अगर कोई संख्या डायरेक्ट लिखी है तो वो केवल और केवल प्लस आएगा। ध्यान रखो इस चीज का, यहां ये बिल्कुल एक्यूरेट है और ये बिल्कुल गलत है। वो चीज कभी भी प्लस और माइनस में नहीं आएगी, ये बात आपको याद रखनी है कि यहां पे जो लिखा हुआ है ना रूट 4 का वर्गमूल हमेशा पॉजिटिव आएगा। किसी भी निगेटिव संख्या का स्क्वायर रूट नहीं आता है, ये आपको याद रखना है। कोई भी अगर नकारात्मक संख्या है, नेगेटिव संख्या, माइनस की कोई भी संख्या है, उसका वर्गमूल नहीं आ सकता है, इसीलिए कभी भी माइनस के 2 नहीं होगा। रूट 4 का जो वर्गमूल है वो -2 कभी नहीं होगा। अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, कैसे, अब वो देखिए। अगर यही चीज ऐसे लिखी है एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो यहां जो x बराबर आएगा वो +-2 आएगा। ये एक्यूरेट है लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है। यहां पर ये बराबर है, ये नहीं होगा। यहां अगर आप यहां पे x बराबर 2 लिखते हो तो यहां पे ये गलत है। अगर आपने यहां पर लिखा कि x बराबर 2 है तो ये गलत है, लेकिन ये बिल्कुल एक्यूरेट है। ये दोनों अलग अलग चीजें, इस बात को आपको याद रखना है। अब इसका ये एग्जाम्पल तो हमने बता दिया, ऐसा क्यों। अब ये नीचे वाले को आप समझिए कि मैंने ये +-2 क्यों रखा, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा और -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी कितना आएगा, 4, क्योंकि हमें यहाँ x का मान बताना है। यहाँ पर्टिकुलर जो संख्या, जो नंबर दे रखा है आपको 4, उसका वर्गमूल लेना है। यहाँ पे अपन को x की वैल्यू बतानी है कि x का मान कितना होगा। अगर x स्क्वायर बराबर 4 है तो उसका मान कितना होगा, उसका हमेशा +-2 आएगा, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है तो x की जगह पर जब आप 2 रखोगे तो x स्क्वायर जो आएगा वो 2 का वर्ग यानी कि 4। उसी प्रकार जब x बराबर हम -2 लेंगे
तो x का मतलब होगा -2 का वर्ग, तो ये भी कितना आएगा 4 आएगा। दोनों स्थितियों में 4 आ रहा है, लेकिन इस कंडीशन में नहीं आएगा। तो आपको ये याद रखना, जब किसी संख्या का स्क्वायर है तब हम वर्गमूल ले रहे हैं तो हमेशा प्लस माइनस के 4 आएगा, लेकिन अगर हम किसी संख्या का पर्टिकुलर नंबर दिया है उस पर रूट लगा हुआ है, वर्गमूल ले रहे हैं, तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसकी ओर चलते हैं जहां पे हम सवाल छोड़ा था कि a²/3b²। हमने जो आपको प्रमेय अभी बताई उसको दोबारा से रिपीट कर देता हूं। यदि कोई संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित है तो वो संख्या भी उस संख्या से विभाजित होगी। यही चीज को हम यहां लिखे देते हैं। और इस चीज को आपको याद रखने हैं। कैसे लिखते हैं हम कि संख्या 3, अच्छा इसको समीकरण 1 दे लो, इससे आपको लिखने में आसानी होगी, यहां भी लिख देना। समीकरण 1 में संख्या 3 a² को विभाजित करती है तो संख्या 3 a को भी विभाजित करेगी। आपको याद रखना इस सवाल में स्टेप बाय स्टेप करना है आपको सब। जैसे पर्टिकुलर स्टेप हम लिख रहे हैं कि पहले आपको ये मानना है, फिर अब लिखना है ये, फिर उसके बाद ये वाला स्टेप, फिर ये वाला स्टेप, इस प्रकार से आप लिखोगे तो आपको प्रॉपर पूरे एग्जाम में 3 नंबर मिलेंगे। अब आगे क्या करते हैं, यहां तक आ गए। अब एक तो हमने निकाल दिया, अब इसकी बात करते हैं। इसी प्रकार आप क्या करो, मान लो कि समीकरण 1 में a बराबर 3c। आपको पिछला सवाल याद हो, अगर लास्ट क्लास आपने वीडियो देखा हुआ है लास्ट क्लास वाला, तो उसमें सॉरी, जब हम रूट 2 को सिद्ध कर रहे थे तो हमने लिखा था कि a बराबर 2c। जब हम रूट 3 को करेंगे तो यहां पर लिखेंगे a बराबर 3c, और अगर 5 को करेंगे तो a बराबर 5c, 7 को करेंगे तो a बराबर 7c। किसी भी संख्या को करेंगे तो उतना ही अपन मान लेते हैं रखने पर। अब आप देखिए इधर इस समीकरण 1 ये दिख रहा है, इसमें केवल एक ही जगह पर रखना है। मान रखते समय आपको यह बात ध्यान रखनी है, जब भी आप मान रखोगे तो केवल और केवल उसी संख्या की जगह पर मान रखना है जिस संख्या को आपको हटा रहे हो। तो हम एक ही जगह पर रख रहे हैं तो एक ही जगह पर प्रतिस्थापित कर दो। गणित की लैंग्वेज हम प्रतिस्थापित करना कहते हैं, लेकिन हम सादा लैंग्वेज उसको रखने पर ही कहते हैं। तो इधर रख देते हैं एक ही जगह पे। इस वाले समीकरण में जे नीचे देखो आप, जे रहा समीकरण नंबर 1। तो यहाँ जो a है इसकी जगह पे केवल मान रखना है आपको, तो एक ही जगह पे आप 3c रखो। इस पे स्क्वायर लगा हुआ है तो इस पे भी आपको क्या लगाना है, स्क्वायर। नीचे कितना लिखा हुआ है 3 और बराबर b²। आपको याद किस बात का रखना है, आप ध्यान दो। आपको एक चीज अच्छे से याद रखनी है कि जब भी आप इसको करते हैं तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर जो स्क्वायर है वो केवल a पर है, तो इधर भी केवल एक ही जगह पर जो मान रखा जा रहा है उस पर स्क्वायर करना है, बाकी किसी पर भी नहीं करना। आप इस पूरे पे मत कर देना। क्या है कि आप इसको पूरे पर स्क्वायर नहीं करनी है, केवल यहीं पर रखना है। इसका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, साथ में c² डिवाइडेड बाई 3 इक्वल b²। 3 से इसको काट दो, 3 3 का 9, निकल के आया 3c² बराबर b²। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए इधर कहां तक छोड़ा है हमने, 3c² बराबर b²। यहां से आप क्या करो, c² का मान निकालेंगे तो 3 से इधर डिवाइड हो जाएगा। चलो पूरा ही लिख लेते हैं। उधर हमने छोड़ा था 3c² बराबर b²। यहां से आप क्या करो, c² का जब मान निकालोगे तो b²/3 आ जाएगा। आप जरा पीछे देखिए, जो बात यहाँ पे आई थी वही इस अगले पेज पे आ गई है। यहाँ पे हमने लिखा था समीकरण 1 में संख्या 3 a वर्ग को विभाजित करती है, तो संख्या 3 a को भी विभाजित करेगी। सेम कहानी उधर दोहराएंगे हम, सिर्फ हमको करना क्या है, a² की जगह पे उधर क्या हो जाएगा, b²। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो भाग था वो a² में 3 का लग रहा था, और इधर अगले वाले पेज पे आप देखोगे
तो बी स्क्वायर में 3 का भाग लग रहा है। तो इसी प्रकार से हम इसको भी वही लैंग्वेज दोहरा देंगे, सेम टू सेम लैंग्वेज लिखनी है कि संख्या 3 बी स्क्वायर को विभाजित करती है तो संख्या 3 बी को भी विभाजित करेगी। अगर संख्या 3 बी स्क्वायर को विभाजित करती है तो संख्या 3 बी को भी विभाजित करेगी। अब यहां पे देख के आपको लग रहा होगा कि अभी सर ने कहा था 2 मिनट पहले, इधर यहां लिखा हुआ है देखो कि ए और बी दोनों कैसी हैं, सहअवाज्य। सहअवाज्य का मतलब है कि इनका एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। सीधी सीधी भाषा में कहें तो ए और बी में केवल एक का ही भाग जाएगा और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। लेकिन हमने विरोधाभास का उपयोग करते करते ये बता दिया कि पहले तो ए में कितने का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है। यहां लिख चुके हैं हम कि संख्या 3 ए को भी विभाजित करती है, और इधर हम दर्शा चुके हैं दूसरे भाग में भी कि संख्या 3 जो है बी को भी विभाजित करती है। अब आप देखो, पहले तो हमने कहा है कि ए और बी में केवल एक का भाग जाएगा, लेकिन अब हम बता चुके हैं कि दोनों में कितने का भाग जा रहा है, 3 का। तो इसी बात को हम लिखते हैं कि चूंकि संख्या 3 ए व बी दोनों को विभाजित करती है। दोनों चीजों से दिख गया हमको कि 3 नंबर जो है, संख्या 3 जो है ए और बी दोनों को विभाजित कर रही है। जब दोनों को विभाजित करती है तो अर्थात 3 जो होगा ए व बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। संख्या 3 जो है ना, ए और बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और जो कि इस बात का विरोधाभास करता है विरोधाभास करता है कि ए व बी दोनों सहअवाज्य संख्याएं। आप ध्यान दो, पिछले पेज पे हमने ये कह रखा है कि एक के अतिरिक्त इसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। सिर्फ जो एक नंबर है, संख्या 1 जो है ना, वही एकमात्र ए और बी में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इस ए और बी का। और इधर हम बता रहे हैं कि ए 3 भी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 3 जो है ना, ए व बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि अपने आप में क्या है, एक विरोध उत्पन्न हो रहा है। हमने जो माना है ऊपर और नीचे जो सिद्ध कर रहा है, उन दोनों में क्या हो गया, विरोध उत्पन्न हो गया। और ये किस कारण से हुआ है, क्योंकि आपने ध्यान दो, शुरुआत में हमने क्या मान रखा था इसको कि √3 एक परिमेय संख्या है, सब इसी की वजह से दिक्कत हो रही है। तो ये बात हम लिखते हैं कि यह विरोधाभास इसलिए हो रहा है, यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि हमने √3 को √3 को एक परिमेय संख्या माना है। अतः सिद्ध होता है कि √3 एक
अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हमें सारे सवालों की, इसमें जितने भी सवाल हैं, रूट 5 को ना आपको घर से प्रैक्टिस करनी है। जहां जहां आपको करना क्या है, इसमें केवल जहां जहां 3 लिखा है वहां पे आपको 5 लिखना है, जहां जहां रूट 3 लिखा है वहां पर रूट 5 लिखना है, और जहां 25, जहां से इधर हमने इस पेज पे देखा कि 9 आया था, जहां ये 9 आया है स्क्वायर करने पर, उस पर आप 25 लिख दोगे। बाकी हर जगह सेम टू सेम लैंग्वेज यूज करनी है और सेम टू सेम सवाल करने हैं। एक सवाल इसका और है रूट 5, वो आपको खुद से घर से करना है। अब इसको आप दोबारा से देखिए हमने इसमें क्या क्या था। इसको विरोधाभास मेथड क्यों कहा जाता है, क्यों इसको कंजप्शन मेथड कहा जाता है, विरोधाभास विधि क्यों कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे इसको माना कि ये एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ए और बी में केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और जबकि इधर जो सिद्ध करके आया अगले पेज में, हमने जो पूरा जब सॉल्व किया तो जो निकल के आया कि 3 जो है क्या है इसमें एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल के आ गया। और ये निकला तो दोनों में क्या हो गया, विरोध उत्पन्न हो गया। या तो पहले वाली बात सही नहीं हो सकती या फिर ये वाली बात सही नहीं हो सकती। और ये विरोधाभास सिर्फ इसलिए उत्पन्न हुआ था, इसका कारण क्या था, जो इस बात का विरोधाभास करती है कि यो भी दोनों सवाज संख्या, यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि हमने जो शुरुआत में ये मान लिया था, अजम्पशन कर लिया था, हम ये मान बैठे थे कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है, मूल जड़ ये थी, ये मान लिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि लास्ट में विरोध उत्पन्न हुआ और ये दोनों 3 और 1 दोनों उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गए, जबकि केवल कितना था, 1 था। इस कारण से ये विरोध की वजह से ही हम इसको सिद्ध कर पाते हैं कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से सारा मैटर जब आप लिखोगे बोर्ड में एग्जाम में, तो आपको पूरे के पूरे 3 नंबर मिलेंगे और कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद में क्या करते हैं हम लोग, एक सवाल और है, वो क्या है, ये सिंगल संख्या जितने भी नंबर है रूट 2 रूट 3, उसके बाद हम मिश्रित संख्याओं को करते हैं कि कोई भी मिश्रित संख्या आ गई तो उसको कैसे सिद्ध किया जाएगा कि ये भी एक अपरिमेय संख्या है। वो और भी आसान है, देखो कैसे, क्यों आसान है और कैसे आसान है, उसमें इतना भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। वो 2 से 3 लाइन का सवाल है जो कि हो जाएगा। जेरा दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। जी मिश्रित आ गई। मिश्रित का मतलब क्या होता है, मिश्र संख्या, इसमें क्या है, एक परिमेय रहेगी एक अपरिमेय रहेगी, दोनों जब मिल जाएंगी तब उनको हम मिश्र संख्याएं कहेंगे। जैसे इसमें 5 क्या है, एक 5 अकेला नंबर है, वो परिमेय है। परिमेय क्यों है, क्योंकि 5 के नीचे हम 1 का भाग दे सकते हैं, तो ऊपर वाले को पी कह देंगे और नीचे वाले को क्यू कह दिया जाएगा, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। और जहां पर एक नियम रहता है परिमेय संख्या का, जब भी हम किसी संख्या को p बटे क्यू के रूप में लिखते हैं, लेकिन इसमें ये नियम है कि क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। और जैसे क्यू 0 के बराबर हो गया, समझ लो वो नंबर इनफिनाइट हो जाता है, फिर हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या का रूल है। तो परिमेय संख्या क्या है, 5 है। अपरिमेय कौन सा है, रूट 3। अभी लास्ट स्लाइड में हमने सिद्ध कर रखा है कि √3 क्यों एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको सिद्ध करेंगे। तो पहली 2 लाइनें हैं ना, वो आपको स्थायी तौर पर याद करनी है। विरोधाभास मेथड है, इसलिए हम इसको ना उल्टा मान के चलेंगे। शुरुआत की लाइन सब सवालों में, इस प्रश्नावली के जितने भी सवाल हैं उसमें सब में आपको फिक्स कर लेना है कि हमको ये लाइन लिखनी है कि माना, पहले हल लिखेंगे, हल माना जो भी नंबर आपके पास है, जैसे जे रहा, तो इसको लिखेंगे हम 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। उल्टा चलते हैं, वो जो पूछता है हम उसका उल्टा चलेंगे। वो कह रहा है अपरिमेय, हम मान ले रहे हैं कि हम तेरी बात नहीं मानेंगे। भाई नहीं मान रहे तो नहीं मान रहे, हमारा मन, क्यों मानेंगे तुम्हारी, हमने मान लिया उसको क्या है कि एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है, तो वही लाइन है, सिर्फ 2 लाइन जो उसमें थी वही कि हम 5 माइनस रूट 3 को a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। जहां a और b सेम लाइन, वही लाइन लिखनी है, a और b सहअभाज्य संख्या है।
इनका एक के अतिरिक्त कोई भी साथी नहीं है, दोस्त नहीं है, सब के सब दुश्मन है एक के अलावा। उभयनिष्ठ गणित की भाषा में से उभयनिष्ठ कहा जाता है, अपन कॉमन भी कह देते हैं, गुणनखंड नहीं है। ऐसे नंबर हैं जो कोप्राइम, जिनमें एक के अलावा कोई भी इनसे दोस्ती नहीं रखना चाहता, सब कहते हैं सब बेकार है, तुम दुश्मन हो, और तो और संख्याओं के जो केवल क्या है, दुश्मन है। चलिए देखिए इसके बाद हम करते क्या, उसमें क्या है, उसमें तो पहले से रूट वाली संख्या सेपरेट दे रखी थी, इसमें हम जो रूट वाली संख्या है ना सॉरी, इसमें हम रूट वाली संख्याओं को ना अलग करेंगे। कैसे करेंगे वो देखो, 5 माइनस रूट 3 इक्वल में है a बटे बी है, मान लिया अपन ने a बटे बी माना है, इसलिए इसको इधर ले आओ और रूट 3 को इधर ले जाओ, तो 5 माइनस a बटे बी और बराबर में रूट 3। अच्छा एक चीज और मैं बताना चाह रहा था, हमारा जो गणित है ना उसमें संख्याओं को इधर से उधर लाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। गणित लैंग्वेज में, गणित में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, गणित में जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करने का कॉन्सेप्ट है। कैसे, अब जी मैंने रूट 3 को इधर ले गया हूं, a बटे बी को इधर ले आया हूं, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि +1 जोड़ के -1 घटा के ये सब किया जाता था, सेम कहानी इसमें ये चीज, लेकिन 2 से 3 स्टॉप में हो पाती। कैसे, पहले मैं लिखता कि रूट 3 इधर से हटाना है ना मुझको, तो √3 दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, अब जैसे ही √3 में दोनों पक्षों में जोड़ता, इधर भी जोड़ देता और इधर भी जोड़ देता। इधर मैं बता दे रहा हूं कैसे, 5 माइनस √3, इसमें भी √3 मुझे जोड़ना था और a बटे बी और इधर भी √3 जोड़ना था, इससे ये कट जाता, तो अगला स्टेप आ जाता ये वाला। अब मुझे क्या a बटे बी को इधर, मतलब √3 जो लिखा है उसको सेपरेट करना है, अकेला छोड़ना है, क्योंकि वो अपरिमेय है इसलिए उसको अकेला छोड़ना है। तो मैं इसको इधर लाता, फिर मैं लिखता कि a बटे बी दोनों पक्षों से घटाने पर, दोनों पक्षों से घटाने पर, तो चलिए घटा देते, इधर 5 तो पहले से था, a बटे बी इधर माइनस कर देते और इधर जो पहले से लिखा हुआ है उसको लिखा रहने देते और माइनस a बटे बी कर देते, इससे ये कट जाता। उसके बाद में ये वाली प्रोसेस निकल के आती थी जो हमने सीधे सीधे निकाल ली, इधर कर देते हैं हम पक्षांतर कर लेते हैं। ऐसा गणित में कोई भी सिस्टम और रूल नहीं है, पक्षांतर करने का कोई सिस्टम गणित में नहीं है। गणित में गुणा करना है, भाग करना है, जोड़ना और घटाना है, ये बात हमेशा आपको याद रखनी है और ये 8th में ही सिखाई जाती है। ऊपर आके हम ये चीजें नहीं कहते, हम सीधे सीधे कह देते हैं इसको इधर करने पर। और ये चीजें कब समझनी है आपको, जब आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे, 11th में 12th में जाओगे या और ऊपर IIT के लिए पढ़ोगे, तब आपको ये सीखना पड़ेगा कि वहां पे ना जब आप असमीकाएं करते हो, लीनियर इक्वेशंस जब करोगे आप, रैखिक असमीकाएं सॉरी, जब वो करोगे आप, तब आपको समझ में आएगी कि उसमें चीजों को ऐसे नहीं लाया जा सकता है। उसमें जैसे ही चीजों को पलटा जाता है, निशान बदलते ही संख्या का असमीका चेंज हो जाती है। तो ये वाली चीज आप हायर मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, उस पर हम नहीं जाएंगे अभी। इसमें देखिए आप आगे क्या करना है, अब आगे वो इस प्रोसेस है, इसको सेपरेट हो गया, सेपरेट होने के बाद इसको कर लो थोड़ा बहुत, 1 मानो यहाँ पे, 5 से b से करेंगे 5b, माइनस a से 1 से करेंगे a और बटे में b और बराबर में आ गया √3 और इसको दे दो समीकरण नंबर 1। यहां से आप एक चीज देखो, इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज है, उससे बहुत न के बराबर बहुत कम है। क्यों है आप देखो, उसमें बहुत सारी चीजें अपन प्रोसेस भी बहुत करनी पड़ती थी, इसको यहीं पर तक छोड़ना। यहां लिखेंगे समीकरण 1 में a व b पूर्णांक हैं, क्योंकि पूर्णांक है तभी तो हम यहाँ कह रखे हैं ऊपर के जो सहभाज्य संख्या है, पहले ही कह रखे हैं इनको। आप चाहो तो यही चीज यहाँ पे भी लिख सकते हो कि a और b पूर्णांक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उससे। तो समीकरण 1 में a और b पूर्णांक हैं, अतः जब ये दोनों पूर्णांक हैं, इसलिए जो 5b माइनस a बटे में b, या अतः 5b माइनस a बटे में b एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या हो गई जी, परिमेय। अब जे परिमेय है, लेकिन √3 जो इसके पड़ोस में बैठा हुआ है ये भाई, इसका बराबर में, इसको हम पहले से जानते हैं, हम पिछली स्लाइड पर ही कर चुके हैं कि जे भाई पहले ही बता चुका है कि मैं तो अपरिमेय हूं,
अंडर 5b माइनस ए बटे बी एक परिमेय है, परंतु ये वाली लाइन आपको याद रखनी है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। और जो कि विरोधाभास उत्पन्न करती है। जो कि विरोधाभास उत्पन्न करती है। विरोधाभास कैसे कर रही है? यहां देखो समीकरण एक में आपको दिख रहा होगा, एक तरफ परिमेय और एक तरफ अपरिमेय, और बीच में साइन का लगा है, इक्वल का। और कभी भी कोई भी परिमेय संख्या किसी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि ये परिमेय है। इधर वाली हमने लिख दिया क्योंकि ये दोनों पूर्णांक हैं, और 5 तो पहले से ही पूर्णांक है, पहले से हम जानते हैं कि संख्या है। तो ये सारा का सारा इधर वाला जो मैटर है, ये पूरा इधर वो परिमेय है, और इधर वाला अकेला क्या है? अपरिमेय। और बीच में साइन का इक्वल का, ये दोनों कभी क्या नहीं हो सकते? बराबर नहीं हो सकते। और बराबर नहीं हो सकते इसलिए क्या उत्पन्न कर रहे हैं? विरोधाभास। तो ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रहा है? सेम कहानी है, नीचे ऊपर की लैंग्वेज आपको याद रखनी है बस, और आपके 3 नंबर एकदम पक्के। यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हो रहा है कि हमने शुरुआत में ही हम अपने मन से उल्टे चल लिए। हमने मान लिया कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, कि हमने 5 माइनस √3 को एक परिमेय संख्या माना है। सारी समस्या का जड़ यही है। माना है, अतः सिद्ध होता है कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको लिखने का एक ही तरीका है। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? द्वारा से देखिए, वो सिद्ध करने के लिए क्या कहेगा कि आपको सिद्ध करना है कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। आप क्या करो, आपको याद रखना है कि इसमें हमको उल्टा चलना है। जो वो कह रहा है उससे हम उल्टा चलेंगे। जैसे घर पे कई बार नहीं होता, माँ बाप कहते हैं ये काम कर लो, आप हमेशा उल्टा करते हो। वो पढ़ने की कहते हैं, आप पढ़ते नहीं हो। ऐसे ही मान लो कि एक बार इसमें उल्टा चलना, उनकी बात को बिल्कुल नहीं मानना है। कि माना हमने कि 5 माइनस √3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। चलो परिमेय संख्या मान लिया। तो ये याद रखना, जैसे ही आपके में परिमेय क्लिक किया कि हमने मान लिया परिमेय, तो आपको याद आ जाना चाहिए कि परिमेय संख्या को हम हमेशा p बटे q के रूप में लिखते हैं। आप, मैंने a बटे b लिखा है, आप p बटे q लिख सकते हो, आपके मर्जी है। जैसे x बटे y भी लिख सकते हो, r बटे s भी लिख सकते हो, जो मन करे वो। तो हमने कह दिया भाई कि हम इसको a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। जहां अब एक चीज याद रखनी है कि a और b दो जो नंबर आपने लिए हैं, उनको आप कहोगे कि a और b सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य जैसे ही क्लिक हुआ, आपने लिखा सहअभाज्य, तो आपको याद आ जाना चाहिए, अच्छा वो सहअभाज्य संख्या होती हैं जिनका एक HCF आता है। ऐसे आपको याद रखना है कि सहअभाज्य का मतलब है जिनका HCF 1 हो। तो चलो वो चीज लिख दी कि इनका एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई गुणनखंड नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हमने अब कह तो दिया पहले कि भाई a बटे b के रूप में लिख सकते हो, तो लिख के दिखा दो फिर। तो हमने लिख दिया। अब पता चला कि ये तो पहले से ही एक्स्ट्रा इनकम है, इस इनकम को हम बाहर फेंकेंगे, बाहर निकाल के। जैसे ग्रुप में एक एक्स्ट्रा इनकम दोस्त नहीं आ जाता जिसका कोई काम नहीं, सिर्फ फ्री के खाना आता है, धीरे धीरे आप दूर होने लगते हो, वैसे समझ लो ये कोई मतलब का नहीं, इसको बाहर कर दो। तो √3 को हमने अकेले छोड़ना है, इस a बटे b को आप इधर ले आए और √3 को इधर ले गए, तो √3 इधर पहुंच गया। देखिए आगे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 5 का b से करेंगे b, a का x से करेंगे a बटे में b, और √3 की जगह √3। अब हमने कहा कि समीकरण 1 में जो रहा, समीकरण 1 माना हमको, आप नहीं भी मानोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो, स्पष्ट है। a और b पूर्णांक है, a और b क्या है? दोनों पूर्णांक है। पूर्णांक है तो 5b माइनस a b, 5b माइनस के a बटे में b एक क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। किन्हीं भी पूर्णांकों से मिलकर हमेशा क्या बनेगी? परिमेय बनेगी, अपरिमेय नहीं बनेगी। आपको याद रखना है ये बात। तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। लेकिन जो एक्स्ट्रा इनकम है वो पहले से कह रही है भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, अगर तुम कहीं मूवी देखने जा रहे हो मैं आना तुम्हारे साथ में, तो वो कह रहा है नहीं मैं तो अलग रहूंगा, यानी ये क्या है? अपरिमेय संख्या है।
जो कि विरोधाभास उत्पन्न कर रही है। इस मेथड का नाम ही क्या है? विरोधाभास है, इसलिए हमने लिख दिया विरोधाभास विधि कहा जाता है इसको। तो विरोधाभास उत्पन्न करती है, और ये किस लिए उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि हमने शुरू में ही क्या कह रखा था इसको, क्या एक परिमेय संख्या है, अतः सिद्ध होता है कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से इस प्रश्नावली के जो भी बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आप घर से करेंगे, और जो नहीं आएगा आप कमेंट में करके भेजो, और जहां समझ में नहीं आया उसको आप कर सकते हो तो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। आप यूट्यूब पे मैसेज करके हमें भेज सकते हो, हमारे चैनल पे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अधिक से अधिक और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।